कहानी सुनी। संवेदना साहित्य की प्रस्तुति भला बुरा, जिसके रचयिता हैं शरद चंद। आओ कहानी सुने। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष तक नौकरी और कर सकते थे, किंतु यह संभव न हुआ, क्योंकि इस बार भी उन्हें धता बताकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया था। यह दूसरी बार था। अविनाश इस बार भी चुप रहे, पर इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ दरखास्त भेज दी। दरखास्त मंजूर होगी, इसमें उन्हें संदेह न था। अविनाश की कार्यशैली से सभी प्रसन्न थे, भद्र आचरण की सभी प्रशंसा करते थे। फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई, इसके पीछे के राज को बहुत कम लोग जानते हैं। असलियत में उनकी नौकरी की शुरुआत में एक नौजवान आईसीएस ऑफिसर जिले का जज होकर ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आया था। छोटी सी बात को लेकर दोनों में मतभेद हुआ, जिसने झगड़े का रूप ले लिया। तब से जज साहब निरंतर उसके काम में कमी निकालने की फिराक में रहने लगे, लेकिन यह कार्य सहज नहीं था। उनके फैसले को जज साहब ने कई बार काट कर देखा, किंतु उनका करा फैसला हाईकोर्ट में नहीं टिकता, जिससे उन्हें खुद ही लज्जित होना पड़ा। अविनाश का तबादला हो गया। उन्होंने श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीत नहीं निभाई। उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। वे जज साहब से मुलाकात करने नहीं गए। कई साल बीत गए। अविनाश इस बात को भूल गए थे, मगर जज साहब नहीं भूले थे। वह नौजवान जज अब हाई कोर्ट में मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर आए हैं। अविनाश सीनियर आदमी था, अपने कामों के लिए काफी मशहूर था। उनकी उन्नति का मार्ग संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक एक दिन अविनाश की जगह उनसे नीचे का आदमी जज बन गया। यही नहीं, एक एक करके और भी 3 आदमी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग यह नहीं जानते वो तो यही कहेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है। यह तो सरकारी नौकरी है और बहुत बड़ी नौकरी है। यह क्या काजियों का जमाना है? लेकिन अनुभवी कहेंगे इससे भी कहीं ज्यादा जायतियां होती हैं। अतएव अविनाश की समझ में आ गया कि आत्मसम्मान और नौकरी, 2 नावों में पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुनना होगा। इसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। अविनाश के परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आईए फेल पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती 3 ही प्राणी थे। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्नचित्त लौटे, कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और जलपान करने बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों बाद मुक्ति मिली है छोटी बहू। सरकारी खबर ना आने पर भी हाईकोर्ट से मेरे एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल मियाद खत्म हो चली। आशालता निकट ही एक कुर्सी में बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे छोड़कर 6 महीने के लिए सब जज हो गए। हॉक साहब के हाईकोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 सालों में यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वो खुद समझेंगे, लेकिन देखा यह नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते तो बिल्कुल भी नहीं। अत्याचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन अब सहन करने से मनुष्यत्व नहीं रहेगा। कल शाम को आलोकलता जब सदराला के यहाँ घूमने गई थी तो इस प्रकार की कुछ बात वहां सुनने में आई थी, पर उसका मतलब वह नहीं समझ पाई और इस वक्त भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के जमाने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम करने के लिए क्या किया है? सुनो तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था वो अवश्य किया है। आलोकलता
पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उसकी समझ में नहीं आया। वह डरकर बोली, सुनो भी, क्या किया है, बतलाओ तो सही। अविनाश ने कहा, इस्तीफा दे दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। वज्र हाथ से कुछ देर तक वह स्तब्ध रही, फिर बोली, ये क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखों मारने का संकल्प लिया है क्या? काम छोड़ो तो भला। तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस लोगे। नहीं क्यों? दुखी हो? आवेश में आकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका क्या कोई प्रतिकार होता है? अविनाश ने धीरे से कहा, आवेश में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू। जो कुछ किया है वो सोच विचार कर ही किया है। वापस नहीं लोगे? नहीं तो तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से नष्ट करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी न रह सकूं, तो बात अविनाश के मुंह में अचानक रुद्ध हो गई, खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने रोक दिया। वो बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें चिंता हो गई है माँ? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वह भी करीब 300 के आसपास तो होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपए तनख्वाह पाते हैं, और खाने वाले उनके यहाँ 9-10 हैं। कितनी बार देख आई हूँ, उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका चल रहा है तो हम 3-4 प्राणियों का खाना पहनना नहीं चलेगा? माँ के धीरज का बांध टूट गया। वह चिल्ला उठी, जा भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थी बना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी के साथ मैं भी चली जाऊंगी। तुम और भैया पिताजी की पेंशन से सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी और पिताजी का खर्च उठा लूंगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चले, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रुद्धे गले से बोली, जरा और रुको, तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? इसमें क्या हेरफेर नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, देखो मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, तुम्हारे सुख दुख के साथी हूँ। अविनाश उसे रोककर बोली, अगर यह सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोकलता ने कहा, तैयार हूँ, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफी नहीं है। पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाट बाट समझ रखा है तो वह नहीं होने का, इसे मैं मानता हूँ। हाँ, गृहस्थी तो संजीव बाबू की भी चल जाती है, लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई है, उसका ब्याह कब करोगे? माँ की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने। बोली, माँ मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता ना करो, संजीव बाबू की 2 बेटियां कैसे ब्याह गई? जवाब सुनकर माँ का धीरज टूट गया, आंखें सजल हो गई। रुद्धे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती मेरी नजरों के सामने से हट क्यों नहीं जाती? जा हट, कह देती हूँ। जाती हूँ माँ। चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आई परीक्षा के तीसरे प्रयास में अभी कुछ देर थी, इसलिए उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं। दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजें, कुछ छोटी, और साथ ही शाश्वती देवी की एक रचना अवश्य भेज दें। पता नहीं वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया ये चिट्ठी मित्रों को मत दिखाना।
बता दो। नहीं, यूं ही कह रही हूं। अपने मुंह या मिट्टू बनना क्या अच्छी बात है? कविता भेजने के पहले बहन को पढ़वाने के बहाने अपनी भूलों को वह सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत, व्याकरण, काव्य, साहित्य नहीं पढ़ा, मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, 10 रुपए महीने पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है, कल्पना, भाव और उसकी अभिव्यंजना है। वहां तेरे मुग्ध बोध के बाप की क्या मजाल की टांग अड़ाए? ये तो बिल्कुल सच है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन मां के कठोर स्वर ने सब कुछ बिखरा दिया। कलम रख बगल वाले दरवाजे को ठेल कर उस कमरे में पैर रखा ही था कि मां चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो इनका मनुष्यत्व नष्ट हो रहा था। जानता है क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वे नहीं हो सके। मैं साफ साफ कह देती हूँ, यह डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, मेरा डाह। बेटे हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़कर कहा, तुम यह क्या कह रही हो माँ? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस। अविनाश का मुंह पीला पड़ गया। दांतों तले होठ दबाकर वह स्तब्ध खड़े रहे। बेटी शाश्वती पागलों की भांति चिल्ला उठी, उफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है? तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कहकर आधे अचेत पिता को लेकर वह घर से बाहर निकल गई। आशा है आपको हमारी यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।